होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों के लिए परीक्षा 27 अगस्त को प्रस्तावित है। तो उसी के संबंध में मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट्स कवर करा रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ आपको दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कराऊँ। मेरी पूरी कोशिश तो 2 प्रैक्टिस सेट्स की रहेगी, एक दोपहर में और एक शाम को। बट अगर एक भी हो पाएगा तो वो भी मैं आपको डेली एक तो एटलीस्ट हम रोज करेंगे ही। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3 प्रैक्टिस सेट्स हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा हमेशा की तरह वही है, हिंदी लेखन योग्यता और परिज्ञान का। तो पहला, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 आपके भेद होते हैं। पहला आपकी स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इसमें यह भी पूछ लेता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के भी आपके 5 भेद होते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो 3 तरह की अग्नि की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है। वैसे दावाग्नि क्या होती है? जंगल में लगने वाली आग। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है। अगला, चिर और चीर, इसका क्या अर्थ है? तो चीर तो आपने सुना होगा, द्रौपदी जी का चीर हरण वाला जो शब्द है, चीर वो वस्त्र से ही संबंधित है। तो चीर तो आपका एक कपड़ा हो गया। तो कपड़े का ऑप्शन 1 में ही है, तो आपका क्या सही होगा? पुराना और कपड़ा। युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें से कौन सी जोड़ी? न्याय अन्याय, ठीक है। अचल अचला, मान अपमान, धरा पृथ्वी। तो धरा और पृथ्वी तो आपके समानार्थी शब्द हो गए। न्याय अन्याय ये आपके विपरीतार्थक शब्द हो गए। मान अपमान ये भी विपरीतार्थक। अचल और अचला, अगर इसकी बात करें तो अचल का अर्थ होता है आपका स्थिर और अचला का आपका अर्थ होता है, ये अचला जो है वो पृथ्वी का समानार्थी शब्द है। यस, उसका हम पर्यायवाची कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। दिए गए विकल्पों में अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो अपेक्षा का अगर आप देखेंगे इसमें से अर्थ कौन सा है, तो यह है आपका अभिलाषा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, तो ये बहुत पूछा जाता है। मरकट बंदर या वानर का पर्यायवाची शब्द है। अगर इसके और पर्यायवाचियों की बात करें तो कपी हो गया, ठीक है। शाखा मृग एक बहुत पूछा जाता है, और हरि भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, हरि। अगला, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? तो आविर्भाव का समानार्थी शब्द है अवतरण। आविर्भाव का विलोम शब्द भी बहुत पूछा जाता है। आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। और आविर्भूत एक बार पूछ लिया था, आविर्भूत, तो आविर्भूत का क्या हो जाएगा? तिरोभूत। निर्माण का विलोम शब्द क्या है? सिंपल है, तो ध्वंस। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो तेल प्लस ई तेली, माला प्लस ई माली, अलबेला प्लस ई अलबेली। तो देखिए, लेकिन चमेली में कोई भी आपका ई प्रत्यय नहीं लगा है। हीट शब्द का तत्सम क्या है आपका? यह है धृष्ट। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? तो देखिए, जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सारे, वो आपके योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में से कोई भी पद आपका प्रधान ना हो और कोई तीसरा पद उसमें प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो इसमें दशानन कौन हुआ? रावण के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर वही है, देखिए, दशानन एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए ये योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हमने 2 से 3 बार अभी तक ये देख लिया है। जहां पर समानता, तुलना या अलगाव का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहां पर अपादान कारक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोला जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्रिय बोला जाता है। और इसी की तरह वाक्यांश के लिए एक शब्द और पूछा जाता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों को भी ना हो सके उसे क्या बोला जाता है? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों को भी ना हो सके उसे अगोचर बोला जाता है, ठीक है, अगोचर। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो अगर आप देखेंगे, लड़के लड़कों को मार रहे हैं, नहीं। लड़कों ने लड़कों को मारा, नहीं। लड़के ने लड़के को मारा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगला, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अगर आप देखेंगे, चिल्का झील, ठीक है, सब्जी स्त्रीलिंग है। बुंदेली भाषा ये भी स्त्रीलिंग है। अनन्नास जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आता। और एक चीज और याद रखिएगा, एक बार पूछ लिया था, अनन्नास कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? तो अनन्नास पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा, वर्तनी भी पूछता रहता है, ठीक है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी विदेशज शब्द है, पुल्लिंग सेंस में यूज होता है। और अनन्नास की वर्तनी भी याद रखिएगा। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो अगर आप इसमें देखेंगे,
जो नाम बोधक है, नाम बोधक आपका संयुक्त क्रिया का कोई भेद नहीं होता। कर्म के आधार पर मैंने कल क्रिया हमने बात कर ही ली थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो तरीके की वो होती है। यहाँ पर आपसे संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है। सतीश चंचल बालक है, इस शब्द में चंचल क्या है? तो देखिए तो सिंपल है, चंचल क्या हुआ? सतीश का एक गुण बता रहा है कि वो किस तरीके का बालक है, वो चंचल बालक है। तो ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मैं आपको बता चुका हूं विशेषण के कौन कौन से भेद थे, 4 भेद थे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके अंदर अंदर भी कई सारी कैटेगरीज हैं। आप मेरा हिंदी का वीडियोस जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। क्रिया और विशेषण के नाम से मैंने एक बनाया था, उसमें मैंने इसका फोटो भी डाला है क्लासिफिकेशन का पूरा। इसके अलावा देखिए जो लोग करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की भी मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ मॉर्निंग में, वन लाइनर्स की फॉर्म में, तो वो आप करंट अफेयर्स भी मेरे वीडियो देखकर याद कर सकते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नाम भी बता देता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो टोटल आपके ये 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अत्याधिक कुछ नहीं होता, अत्यधिक होता है। आभ्यंतरिक, निरोग, निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है। निरपराधिनी, ठीक है, तो आभ्यंतरिक होता है ना कि आभ्यंतरिक, ठीक है, आभ्यंतरिक। तो निरपराधिनी जो है आपका ये बिल्कुल सही शब्द है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? जो शा, त्र और ज्ञा, इसके अलावा श्रवण कुमार वाले श्रा को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। बात करें ऊष्म व्यंजनों की, तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, स, सा और हा, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। तो शा, त्र, ज्ञा और श्रवण कुमार वाला श्रा संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आप देखते हैं गद्यांश। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन ना दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। तो इसमें बताइए क्या क्या है? इनमें से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? तो देखिए अन में नीचे हलंत लगा है, ये याद रखिएगा। तो जो अनपढ़ शब्द है ये आपका हलंत वाले उपसर्ग से नहीं बना, ये सिंपल अन से बना है। नॉर्मल जो अन होता है बिना हलंत का, उससे ये बना है। बाकी सभी में आपका हलंत के साथ ना उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। मनुष्य को सुखी कब कहा जा सकता है? आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो मनुष्य को सुखी आप कब कहेंगे? जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, ठीक है, ये हमने साफ पढ़ लिया है। आपके पैसेज से सीधा सीधा यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो। सुख साधन का विग्रह और समास कौन सा है? तो सुख साधन का विग्रह और समास आपका क्या है? इसका मतलब होगा सुख के साधन, यानी जिन साधनों से आप सुख की अनुभूति करेंगे, सुख के साधन। और इसमें क्या होगा? संबंध तत्पुरुष होगा, क्योंकि संबंध में क्या होता है? का, के, की। तो सुख के साधन संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला देखते हैं। कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ है जो किसी भी बात पर, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेता है। ऑप्शन बी। और एक होता है कि कान पर जू ना रेंगना, आपने सुना होगा कि उसके कान पर जू नहीं रेंगती। तो आप किसी को कुछ भी बोल लीजिए, अगर वो आपकी बात समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो उसे बोला जाता है कि इसके कान पर तो जू ही नहीं रेंगती। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो देखिए इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दूंगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पहले तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखिए अर्थांतर न्यास अलंकार में होता क्या है? जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का, या उल्टा इसका, विशेष कथन से सामान्य कथन का हम समर्थन करते हैं तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, हो सकता है एक आपका प्रश्न वाला और 2 उनमें से ही आपको सीधे एक मिल जाए। एक है देखिए, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ये भी आपने सुना होगा। एक तो देखिए ये भी इसका ही उदाहरण है अर्थांतर न्यास अलंकार का। और एक और है, सबे सहायक सबल के, कोऊ न निबल सुहाए, पवन जगावत आग को, दीप ही दे बुझाए। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल ये है। फिर से बता देता हूं दोनों एग्जाम्पल्स को। बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक, गहनो गढ़ो न जाए।
इसके अलावा सबय सहायक सबल के, को न निबल सुहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। इसमें भी आपका अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। तो देखिए साफ दिख रहा है इसमें कौन सा आपका, इसमें करुण रस है, ऑप्शन सी। सभी रसों के स्थायी भाव हमने पिछले वीडियोस में देख लिए हैं, तो आप प्लीज पिछले वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, आपका हिंदी की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो इनको क्या बोला जाता है? इनको अनुभाव बोला जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। मिश्र वाक्य क्या है? तो जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक गौण वाक्य होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि इस तरीके के शब्दों से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ये एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अगला देखते हैं, कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो अगर बात करें कतर ब्योत, तो कतर ब्योत में आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसमें आपके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। आगे, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसे बोला जाता है अध्युड़ा। ठीक है, बात करें परित्यक्ता, परित्यक्ता वो स्त्री होती है जिसके पति ने उसे त्याग दिया होता है या छोड़ दिया होता है। खंडिता वो स्त्री होती है जिसका पति रात को किसी दूसरी स्त्री के पास रहकर सुबह उसके पास वापस आ जाता है, तो इसे बोला जाता है खंडिता स्त्री। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर। हम चलते हैं 46वें प्रश्न पर, सामान्य जानकारी। तो अब आता है अगला प्रश्न हमारा, चालुक्य राजवंश 46वां। चालुक्य राजवंश भारत के इस भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो अगर चालुक्य वंश की देखिए बात करें, तो चालुक्य हमारे जो दक्षिण भारत का दक्कन वाला एरिया है वहां पर राज किया करते थे। इनका देखिए बहुत फेमस एक राजा है, कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्यों फेमस है? पहला तो उसने ऐहोल नामक एक शिलालेख जारी किया था, अभिलेख जारी किया था, माफ कीजिए अभिलेख, ऐहोल इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में बोला जाता है। उस पर क्या लिखा था कि जो हर्षवर्धन हमारा कन्नौज का राजा था, हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ अपना प्रसार करना चाह रहा था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हरा दिया जाता है, जिसके कारण वो साउथ में अपना साम्राज्य नहीं फैला पाता। तो इसलिए काफी ज्यादा फेमस था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय के जो एक कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति, उनके द्वारा ये ऐहोल अभिलेख लिखा गया है और मंदिर की दीवार पर ये उत्कीर्णित है। इनका देखिए जो मुख्य एरिया था वो था पटदक्कल, बदामी, जो आपके मॉडर्न अगर कर्नाटक वाला थोड़ा सा आप क्षेत्र देखेंगे वहां पर ये आपको दिखेगा। इसका अगर मैं आपको बताऊं, बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे चालुक्य बदामी के। ठीक है, बदामी के चालुक्य बाद में, लेकिन इनकी और ब्रांचेस हो गई, जैसे चालुक्य ऑफ वेंगी, वेंगई के चालुक्य, चालुक्य ऑफ कल्याणी यानी कल्याणी के चालुक्य, और एक थोड़ा सा चालुक्य गुजरात में भी थे। ठीक है, उनको सोलंकी चालुक्य बोला जाता है क्योंकि वो सूर्यवंश से संबंधित थे, वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन चालुक्य वहां भी थे, तो इसको भी याद रखिएगा। मैं आपको मैप थोड़ा सा इनका दिखा देता हूँ कि इनका शासन कहाँ पर था, उससे आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके हैं चालुक्य। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं चालुक्यास। इनका जो मैंने देखिए आपको इंपॉर्टेंट सेंटर्स बताए थे वो ये रहे। एक ऐहोल है जहां पर आपको ऐहोल इंस्क्रिप्शन मिलती है, बदामी या वटापी ये आ गया, और पट्टादकल, तो ये इनके मुख्य एरिया हुआ करते थे पूरे। ठीक है, तो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है पूरा वो वाला क्षेत्र था। और यहाँ पर आप ऊपर नर्मदा नदी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी नर्मदा नदी, यहाँ पर ही इसी के तट पर हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे इसके इंपॉर्टेंट राजा थे। तो अगर आपसे इसका आंसर पूछेगा तो क्या होगा, ये दक्षिणी भाग पर राज किया करते थे। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय पाठ्य राज तरंगिनी किसकी कृति है? तो बहुत फेमस है आपका, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं हमारे सा रे गा मा पा धा नी सा, उस तरीके से 8 एक तरह से तरंग इसमें बनी हुई है। इसको रिवर ऑफ किंग्स भी बोला जाता है इंग्लिश में, और ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। स्पेशली इसमें जो कश्मीर है हमारा, उसकी एक तरह से हिस्ट्री पूरी है, तो ये कश्मीर की इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। इसके अलावा देखिए इसमें बाकी जो राइटर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी के बारे में आपकी या सभी की किताबें जो है इंपॉर्टेंट वो सब बता देता हूँ। तो संध्याकर नंदी जो है, संध्याकर नंदी की एक बहुत फेमस बुक है रामचरितम। ठीक है, रामचरितम याद रखिएगा। बिल्हण की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रमांक देवचरित ये याद रखिएगा। और बाण भट्ट तो आपको पता ही होगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 2 किताबें इन्होंने, एक तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित इन्होंने लिखी है, उसके अलावा कादंबरी इनके द्वारा लिखी गई थी। और अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन से? नागनंदा, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। तो ये 3 बुक्स हर्षवर्धन की हैं। बाण भट्ट की 2 हैं, कादंबरी और हर्षचरित। ठीक है, तो सारे मैंने आपको बता दिए।
दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है अलाई दरवाजा, और भी वैसे बहुत सारी इससे शानदार बिल्डिंग है, लेकिन ये जो तुर्की स्थापत्य कला है भारत में, उसका बहुत शुरुआती नमूना है, इसलिए ये बहुत फेमस माना जाता है। इसमें ही पहली बार आपने आर्च और डोम, जो उनके आपने देखा होगा कर्व वाले डिजाइन होते हैं, गुंबद वाले डिजाइन होते हैं, उसको थोड़ा सा इसमें ट्राई किया गया था पहली बार। तो बहुत सुंदर ये देखने में नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये तुर्की स्थापत्य कला का बहुत शुरुआती नमूना है, इसलिए इतिहासकार इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि तुर्की जो स्थापत्य कला थी भारत में, जिसको बाद में मुगलों ने बिल्कुल चरम पर पहुंचाया, वो कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे उसका विकास भारत में हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पर है? तो ये कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में स्थित है। पहली बात, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने और भी इसके अलावा एक 1000 सितुन पैलेस है, ठीक है, और एक सीरी का किला है, वो दोनों इसके द्वारा बनवाए गए थे। 1000 सितुन मतलब उसमें 1000 पिलर हैं लंबे लंबे, तो वो पूरा एक गैलरी आपको दिखेगी, उस तरीके का एक पैलेस महल इन्होंने बनवाया था। बात करें अगर कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार किसने बनवाया है? कुतुब मीनार को 3 शासकों द्वारा बनवाया गया था, मतलब 3 शासकों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जो इसको स्टार्ट कराया था वो दास वंश के भारत में जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वो एक सूफी संत को बहुत ज्यादा मानते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही इसका नाम कुतुब मीनार रखा। लेकिन बाद में पोलो खेलते समय उनकी डेथ हो गई थी, आपको पता होगा, चौगान एक खेल था, चौगान, उसको खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इल्तुतमिश इस पूरी बिल्डिंग को पूरा कराते हैं, कुतुब मीनार को। लेकिन बाद में कुछ समय बाद इस पर बिजली गिर जाती है, तो इसकी ऊपर की 2 जो मीनारें होती हैं, या ऊपर के 2 जो स्तर होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बाद में उसको फिरोज शाह तुगलक सही कराता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों का इसमें योगदान है। आगे चलते हैं। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों द्वारा ये भारत में खत्म की गई है। 1829 का 17वां रेगुलेशन आता है, 1829 याद रखिएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 में भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं, तो उस दौरान ही ये चीजें हुई थी। आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों फेमस है? लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आपने सुना होगा, जो न्याय संहिता वगैरह हमारी होती है, उसमें काफी बड़ा रोल था। सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करने में भी इनका काफी बड़ा रोल था। 1786 से 1793 तक ये भारत में रहे थे, और 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट आता है, स्थायी बंदोबस्त, तो उस समय भी भारत के गवर्नर यही थे। लॉर्ड वेलेजली क्यों फेमस है? सहायक संधि इनके टाइम में आई है 1798 में, और हैदराबाद का निजाम सहायक संधि साइन करने वाला सबसे पहला राजा था। 1798 से 1805 तक ये भारत के गवर्नर रहे हैं। आगे चलते हैं। एचिंसन कमीशन 1886 को इसमें सुधारों की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसमें भारतीय जो नागरिक सेवाएं हैं, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें इसको रिफॉर्म करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। इसके अलावा देखिए, ये तो सिविल सर्विसेज वाले कमीशन हो गए। कुछ में आपको जो अकाल वाले कमीशन थे, जब भारत में लगातार अकाल पड़ते थे, तो उसकी भी जांच करने के लिए कुछ कमीशन की बात की गई थी। तो उन कमीशन के नाम भी आपसे पूछ सकता है। सबसे पहला है रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन, उसके बाद बना था लियाल कमीशन, उसके बाद बना था मैकडॉनेल कमीशन, और एक जो क्वेश्चन लगातार पूछता है 1943 का बंगाल दुर्भिक्ष, ठीक है, यानी बंगाल का अकाल, उसमें या उसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो वुड हेड कमीशन 1943 के बंगाल कमीशन, बंगाल जो फेमाइन था, अकाल था, उसकी जांच के लिए बनाया गया। दुर्भिक्ष, आपने अभी एक शब्द मैंने यूज किया था, बंगाल दुर्भिक्ष। तो देखिए दुर्भिक्ष क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है ये। दुर्भिक्ष ऐसा समय होता है या ऐसा अकाल होता है कि जब भीख मांगना भी कठिन हो जाता है, यानी लोगों के पास भीख देने के लिए भी कुछ नहीं होता, उस लेवल का जब अकाल पड़ता है तो उसे दुर्भिक्ष बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, 1923 में, ठीक है, 1923 में सिविल सेवा से ही संबंधित एक और कमीशन है, ली कमीशन, उसको भी याद रखिएगा। एक तो आपका एचिंसन कमीशन हो गया, और एक ली कमीशन है 1923 का, उसको भी याद रखिएगा, वो भी सिविल सेवा से ही संबंधित है। इस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो इतना बड़ा स्टेट देखिए, पता ही है आपको, अगर आपने मैप देखा होगा तो वो है आपका असम। ठीक है, मैं आपको असम का पूरा मैप दिखा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का, हमको बेहतर समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा आपका असम, ठीक है, ये है हमारा असम।
अब यहाँ से आप सब कुछ आराम से क्लियरली देख सकते हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर है, इधर नागालैंड से बॉर्डर है, इधर मणिपुर से बॉर्डर है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका मिजोरम से इसका बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पर आपका बांग्लादेश से बॉर्डर है, भूटान से बॉर्डर है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल से इसका पूरा बॉर्डर है। तो ये पूरा असम का मैप है, और यहाँ पर मेघालय से भी इसका बॉर्डर है, ठीक है। इसके अलावा असम क्यों फेमस है, यहाँ पर आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसको माजुली आइलैंड बोला जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं यहाँ से तिब्बत से आ रही है। तिब्बत में इसको यारलंग जेंगबो के नाम से जाना जाता है, या सेंगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में यह एंटर करती है यहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका गॉर्ज है नामचा बरवा, वहां से ये भारत में एंटर करती है। एक राइट एंगल पूरा टर्न लेती है, 90 डिग्री का टर्न पूरा ले लेती है। देखिए ऐसे आती है और यहाँ पे इस तरीके से मुड़ती है, तो पूरा 90 डिग्री का टर्न यहाँ पर ये लेती है, ठीक है। तो यही देखिए असम से हो गया असम का मैप। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं। केन नदी भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, और दो राज्यों मध्य प्रदेश और कहां से होकर बहती है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। मैं पूरा आपको, यमुना नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है, मैं पूरा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ से यमुना नदी आ रही है, ठीक है। और ये है आपकी केन रिवर, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले की कैमूर की हिल्स यानी कैमूर की पहाड़ियों से होकर निकलती है, और उत्तर प्रदेश के बांदा, जो कि बुंदेलखंड में स्थित है, वहां पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की आप अन्य सहायक नदियों की बात करें तो अरावली से आने वाली बानस नदी, फिर चंबल नदी। इसके अलावा चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी के किनारे ही आप देखेंगे यहाँ पर उज्जैन भी स्थित है, ठीक है। इसी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, जहां पर आपका महाकालेश्वर मंदिर है। इसके साथ साथ चंबल की काली सिंध एक सहायक नदी है, उसके अलावा पार्वती भी इसकी सहायक नदी है। और फिर चंबल आपकी ग्वालियर से थोड़ा सा पास जाकर किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी की और नदियां कौन सी हैं, केन नदी है, बेतवा नदी है, और सिंध नदी है। तो केन और बेतवा का देखिए अभी तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसकी काफी बात की जा रही थी, जिसमें आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाएगी और वाटर सप्लाई भी बुंदेलखंड क्षेत्र को की जाएगी, ठीक है। तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। अगर बेतवा की बात करें तो बेतवा के किनारे बहुत फेमस एक बुद्धिस्ट स्तूप मौजूद है, सांची। तो सांची कौन सी नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत के ये सारे उत्तर में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैप आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था, इंग्लिश में इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। और आपने सुना होगा 1803 का मेडिसन बनाम मरबरी विवाद, जो कि यूएसए में बहुत फेमस है। वहीं पर हमें इस प्रणाली यानी जुडिशियल रिव्यू का उद्गम देखने के लिए मिलता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल या धन विधेयक की बात की जाती है। तो और लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, उसको यह अधिकार है कि वो ये बताए कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। और वो कैसे चेक करता है, 110 के अंदर कुछ प्रोविजन दिए हुए होते हैं। अगर उनको लगता है कि इस बिल में इन प्रोविजन का जिक्र है या इस प्रोविजन से ये संबंधित है, तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो उसके ऊपर मनी बिल लिख देते हैं, और फिर ये प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। और मनी बिल के बारे में एक बात खासियत यही है, ये प्रेसिडेंट के अनुमोदन के आपके बाद में ही सदन के पटल पर रखा जाता है, यानी उनकी पूर्व अनुमति के बाद ही ये अंदर लाया जाता है। यानी जब इसको दोबारा उनके पास भेजा जाता है तो ये उसको रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि पास ही कर देते हैं। बात करें अगर धन विधेयक की, तो धन विधेयक के लिए लोकसभा के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है। अगर इसको डिस्कस करना है तो 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा कुछ सजेस्ट करती है तो इसमें लोकसभा का अधिकार है कि वो उसे मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, और हो सकता है वो उसे एज इट इज ही पास करा ले। तो कोई बहुत ज्यादा पावर राज्यसभा के पास इसमें नहीं है। बात करें कौन से अनुच्छेद में, ये मैंने आपको बता दिया 110 में। क्या हमारे संविधान में बजट का कहीं जिक्र है, बजट का कहीं भी जिक्र नहीं है। हमारे संविधान में जिक्र है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसकी बात की जाती है। 110 हो गया, 112 हो गया। इसके अलावा एक और बहुत फेमस इसी के आसपास का एक अनुच्छेद है, वो भी बता देता हूं, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्यों फेमस है, जो हमारे संविधान में जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक का प्रावधान है, वो अनुच्छेद 108 के तहत ही किया जाता है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन मैं आपको बता चुका हूं, केवल एक केस में होगा, केवल साधारण बिल के केस में आप जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक बुला सकते हो। अदरवाइज ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यानी संविधान संशोधन के बिल के केस में, और ना ही धन विधेयक के केस में आप जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो। अर्थात अगर संविधान संशोधन बिल या धन विधेयक के केस में राज्यसभा को कोई आपत्ति है तो इसमें कोई अधिकार संविधान में उन्हें नहीं दिया गया कि वो जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन की बात कर ले।
ठीक है, तो इसीलिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन 108 में दिया गया है केवल साधारण बिलों के केस में। ये प्रोविजन हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? ये प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये सारे आपके जॉइंट सिटिंग से संबंधित हो गए। 108, 110 और 112 आर्टिकल लगातार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिए। आगे चलते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता, सॉरी, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल नॉर्मली आपका 5 वर्ष का होता है। प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान ये आपका रखता है। ज्यादातर अब जो है सरकारी या कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किसी राज्य के बाहर के व्यक्ति को इस पद पर ज्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि जो राज्य का होता है वो राज्य की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए पक्ष थोड़ा सा ये निष्पक्ष रहे, इसलिए बाहर के लोगों को ज्यादातर इसमें अपॉइंट किया जाता है। जैसे भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड से सांसद थे, तो उनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जी हैं जो कि गुजरात की हैं, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये है लीला सेठ जी, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायाधीश बनी थी। आप मुझे सर्च करके बताइएगा, खुद ढूंढ के बताइएगा कि फातिमा बीवी जी क्यों फेमस है। ठीक है, प्लीज आप इसको देखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित वो एक फैक्ट है। जब आप उसको सर्च करेंगे आपको समझ में आएगा। फातिमा बीवी, उसको उनके बारे में सर्च कीजिएगा। मीरा कुमारी तो नहीं थी, मीरा कुमार था। मीरा कुमार जी क्यों फेमस थी? मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। उनके बाद कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन जी। कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो कोंकणी गोवा की शासकीय भाषा है। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो बैंक जो आपको लोन वगैरह देते हैं उस पर ब्याज अर्जित करते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। तो राजकृष्ण जी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को पॉइंट किया था। और इसका देखिए मतलब क्या था, जैसे हिंदू बहुत रूढ़िवादी थे पहले, ठीक है, मतलब पुरानी चीजों में ज्यादा बिलीव करते थे। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हिंदू अपने शेल से, अपने एक आवरण से बाहर नहीं आना चाहता, उसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था भी बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है, वो भी एक आवरण से बाहर नहीं आ पा रही। तो ये उनका कहने का मतलब था, क्योंकि 1950 से लेकर 1980 तक भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो मात्र 3.5% थी। आज हम 7% के आसपास के रेट से ग्रो करते हैं, तो उसका ठीक आधा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा हम लोग अपने रूढ़िवादीपन से बाहर नहीं आना चाहते। फिर बाद में 1991 के जब रिफॉर्म्स आए तब हमने इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, जिसके लिए पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? तो एस चंद्रशेखर जी को यह दिया गया है। तारों के अध्ययन में इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है और बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च की है। आपने सुना भी होगा, एक लिमिट भी बताई गई है, चंद्रशेखर लिमिट। तो वो तारों की जो डेथ होती है उससे ही संबंधित है, तारों की मृत्यु से ही वो संबंधित है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो ये साइंस वगैरह के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता कौन है? CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको देती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक बॉडी है। सबसे पहले कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था एस चंद्रशेखर जी को। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तो तमिलनाडु ने यह कानून बनाया। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती, जो कि 14 अप्रैल को मनाई जाती है, उसको समता दिवस के रूप में बनाया है? तो ये भी तमिलनाडु ने मनाया है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? तो R21 एक मलेरिया से संबंधित वैक्सीन है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट वगैरह ने डेवलप किया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। और क्यों ये चर्चा में रहा? क्योंकि देखिए इसको अभी घाना, जो अफ्रीका का एक देश है घाना, उसने इसको टेस्ट करने के लिए हामी या मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में था, एक वैक्सीन है। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। एक्यूमुलेटर डैश का एक समाकलित घटक है, यानी इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक इंटीग्रल घटक है। आगे चलते हैं। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी कर लिया। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उसे बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। इसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं, और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे किसके रूप में जाना जाता है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के रूप में जाना जाता है, चरणवार शोधन के रूप में जाना जाता है। अगला, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन इंगित करेगा
कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है। तो इसको कौन इंगित करेगा? आपकी हार्डवेयर सेटिंग, वर्तमान दिनांक और समय रहित डिफॉल्ट, तीनों मान अगर आपके वापस लौट जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मदरबोर्ड की बैटरी में कुछ दिक्कत आ गई। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? आपने देखा होगा वीआर, आपने चश्मे वगैरह पहने हुए लोगों को गेम खेलते हुए देखा होगा। इसको बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, आभासी वास्तविकता। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी जो आपके कंप्यूटर के वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंफॉर्मेशन से संबंधित, वो सीज हो गई है, यानी उसको आप पढ़ नहीं सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उनको सीज कर लिया गया है। तो आपका क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और ये क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन का, ऑप्शन बी। 74वां देखते हैं। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधोलिखित किए बिना, यानी ओवरराइट किए बिना? तो कैसे यूज कर सकते हैं आप? सेव एज। ठीक है, सेव एज। आप सेव एज में जाकर देखिए, अगर आप पीडीएफ के रूप में मान लीजिए किसी को सेव करना चाहते हैं, आपने किसी उसमें एडिट किया, अगर आप उसको सेम रहने देना चाहते हैं, दूसरी फाइल को पीडीएफ के रूप में बदलना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो सेव एज में जाकर आप ये सब कर सकते हैं। In MS Word, you can display find and replace dialog box by pressing which of the following function keys। आपको dialog box अगर ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप क्या दबाएंगे? या तो देखिए आप F5 दबा लीजिए या फिर आप कंट्रोल F दबा सकते हैं। ठीक है, या तो F5 या कंट्रोल F। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। अगर कंट्रोल F होता तो आपका सही हो जाता ऑप्शन बी। कंट्रोल F5 नहीं, या तो सिर्फ F5 दबाइए या कंट्रोल प्लस F दबाइए। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर हमने बात की थी, कौन सा है? आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो बात करें मेल मर्ज। ठीक है, तो मेल मर्ज इसके विश्लेषण के लिए कोई टूल नहीं है। अगर देखेंगे यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सीलिंग ब्रैकेट में B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? तो सीलिंग है, ये दिए गए नंबर को शून्य से दूर सार्थकता के निकटतम यानी मल्टीपल राउंड्स में आपके रखेगा। जैसे अगर बात करूं तो यहां पर आंसर इसका 50 आएगा। ठीक है, 50। आगे देखते हैं। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो आपने देखा होगा जो अननेसेसरी आपके मेल्स में चले जाते हैं, स्पैम वगैरह बहुत आते हैं, जो एक ही जैसे बार बार मेल आते रहते हैं, उन्हें स्पैम बोला जाता है। मॉलवेयर आपका क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स आपका एक कंप्यूटर वायरस है। स्पाईवेयर वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आपकी जानकारी को एक तरह से स्पाई करने के लिए, आपकी जासूसी वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर बोला जाता है। जैसे पेगासस काफी चर्चा में था, आपने सुना होगा, पेगासस भी स्पाईवेयर का उदाहरण था। मालवेयर अभी कौन सा चर्चा में है? अकीरा। अकीरा के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने अभी एक थोड़ा सा चेतावनी भी जारी की थी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो विंडोज, यूनिक्स, मैककेफी, डॉस। तो देखिए मैककेफी जो है ये क्या है? ये आपका एंटीवायरस है। इसके अलावा कैस्पर स्काई भी एक एंटीवायरस आता है। लेकिन विंडोज DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। CMOS का पूरा नाम क्या है? तो CMOS का पूरा नाम जो होता है ये होता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर बात करें सी की तो सी होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा देखिए इसी तरह एक और आता है मॉसफेट। ठीक है, MOSFET, उसका भी पूरा नाम पूछता रहता है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो FET अगर आपसे पूछे FET क्या होता है तो FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगला देखते हैं आप, उत्तर प्रदेश स्पेशल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो ये आपका रामपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। और रामपुर अभी क्यों चर्चा में भी था? जो अमृत सरोवर स्कीम भारत सरकार चला रही है, अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश का जो पहला अमृत सरोवर बना है वो रामपुर में ही बना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 57.2%। पुरुषों की क्या है? 77.3%। और पूरे स्टेट का एवरेज कितना है? 67.7%। किशोरी बालिका योजना वर्ष इतने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो 300 दिनों तक।
आत्मनिर्भर यूपी रोजगार मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार मिशन 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई थी, तो जॉब्स को रिक्रिएट करने के लिए इसका सरकार ने शुरू किया था इसको। कानपुर आपका क्या है? लखनऊ, सॉरी लखनऊ छावनी परिषद, ठीक है। कानपुर नगर निगम है। गाजियाबाद, देखिए इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, सबसे बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो यहाँ नगर पालिका परिषद तो नहीं होगा, तो गाजियाबाद आपका नगर निगम का उदाहरण है, ठीक है। ये आपका गलत है, तो बाकी सारे आपके सही हैं। काकोरी नगर पंचायत है, तो गाजियाबाद आपका नगर निगम है। उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो 2 विश्वविद्यालय के नाम, एक तो आगरा में है बहुत फेमस, इसके अलावा एक लखनऊ में भी है। लखनऊ वाला जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो युवा गृह प्रथा इसमें भोटियाओं में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब आगरा में, ठीक है। जोश मलिहाबादी, ठीक है। जिगर गोरखपुर नहीं, जिगर किस नाम से फेमस है? जिगर मुरादाबादी इनको बोला जाता है। गोरखपुर से कौन है? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असली नाम क्या है? रघुपति सहाय, याद रखिएगा, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का असली नाम है। बात करें अगर जिगर मुरादाबादी, तो जिगर मुरादाबादी जी का भी असली नाम ये नहीं था, असली नाम था उनका अली सिकंदर, ठीक है। अली सिकंदर उनका नाम था। अगला देखते हैं, रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? तो यहाँ पर पूरे 31 दिन तक आपका रामलीला का मंचन किया जाता है। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है। इसके आसपास अशोक ने, सॉरी अकबर ने कई सारे और बिल्डिंग्स का निर्माण भी कराया था। तो ये कौन है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिसकी अजमेर में दरगाह है, उनके पौत्र ये थे और इनको अकबर काफी ज्यादा मानता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद स्थित थे? तो टोटल उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित थे। अगर बात करें 16 महाजनपद का जिक्र हमें कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ दोनों से मिलता है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां से हमें इसका जिक्र मिलता है। अगर 8 महाजनपद की बात करें जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, कौन कौन से थे? काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल, श्रावस्ती राजधानी थी। मल, इसकी राजधानी मैं कल बता चुका हूं आपको, कुशीनगर। और कुछ जो मानते हैं इतिहासकार वो पावापुरी को भी इसकी राजधानी मानते हैं। चेदी, इसकी सुक्तिमती थी। कुरु, ये इंद्रप्रस्थ के आसपास का एरिया। शूरसेन जो कि मथुरा था, ये याद रखिएगा, शूरसेन पूछ चुका है ऑप्शन में एक बार। और पांचाल अहिच्छत्र जो कि आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का एरिया है। ये तो टोटल 8 ये महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे आपका 165 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। कहां से? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपको लाइमस्टोन और डोलोमाइट काफी मिलेगा। डोलोमाइट वगैरह बॉयलर वगैरह में यूज होता है, बॉयलर का बेड बनाने में। एक बॉयलर का टाइप होता है फ्लूडाइज्ड बेड बॉयलर, उसमें ये यूज किया जाता है। चुर्क, डल्ला और चुर्क की फैक्ट्रियां 2 सुनी होंगी आपने। डल्ला और चुर्क सीमेंट के लिए फेमस है। मेरठ स्पोर्ट्स गुड, खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ के ताले। फिरोजाबाद की चूड़ियां। तो आपका 94 का क्या सही होगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल रबड़ के लिए 2 जगह बहुत फेमस है, एक है बरेली और एक है मोदीनगर। मोदीनगर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ पर आपका बरेली सही होगा। मुरादाबाद क्यों फेमस है? मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर पीतल के लिए बहुत फेमस है। अगला, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, ठीक है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, ठीक है। झांसी औद्योगिक केंद्र। मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो झांसी देखिए औद्योगिक केंद्र नहीं, झांसी आपका पर्यटन क्षेत्र भी है और इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई की वजह से। तो औद्योगिक केंद्र इतना बड़ा ये नहीं है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 में माफ कीजिए 1972 में पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी, 1972। आगे देखेंगे, तो देखिए मेरे हिसाब से तो इसका 1974 आंसर होना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा था। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। 1972 में आपका जो निदेशालय है, डायरेक्टरेट है टूरिज्म से संबंधित, उसकी स्थापना हुई है। तो आप इसका मुझे एक बार मैं और क्रॉस चेक करके आपको दोबारा बताऊंगा। मेरे हिसाब से 1974 इसका ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि प्रश्न में आपसे पर्यटन विकास निगम ही सीधे पूछा है। टूरिज्म वेबसाइट पर मैं जाकर आपको चेक कर बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं।
निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो सिंपल है ये तो, शारदा नहर। ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है। और ये जो उत्तराखंड का बनबसा एक है, वहां पर शारदा नदी है, वहां से ये होकर नहर स्टार्ट होती है और उत्तर प्रदेश के काफी बड़े एरिया में ये इरिगेशन करती है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सी फसल का यूपी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है? वो है गेहूं का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है? तो यहाँ पर धान और गेहूं का जो फसल चक्र है वो काफी ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद हम शाम को अगर मुझे समय मिलेगा मैं आपको 5वां प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।